What is this oral and maxillofacial pathology और what is being to be pathologist? तो इसको एक्सटेंड करके मैं पूछती हूँ कि ये जनरल डेंटिस्ट्री से कैसे डिफरेंट है आपका रोल? आप जानते हैं इंडिया में ओरल कैंसर काफ़ी कॉमन है क्योंकि लोग सुपारी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं। उसके वजह से मेरा एक्सपोजर काफ़ी हाई था इंडिया में। तो ये तो बहुत ही कॉमन है, यानी मैं भी कभी कभी मुझे वो छाले आ जाते, तो डू आई नीड टू वरी अबाउट दैट? ग्रेट क्वेश्चन। मैंने कहा कि आपके साथ मेरा इंटरव्यू है, तो उन्होंने कहा कि लेकिन कनाडा में तो कोई ज़्यादा टोबैको खाता नहीं है, उतने पेशेंट आते होंगे इनके पास? द रियलिटी इज पूरी दुनिया में टोबैको इज अ हाईली कंज्यूम्ड प्रोडक्ट। शाहरुख खान को देखें, वो स्मोक कर रहे हैं कोई मूवीज में, तो इट बिकम्स अ फैशन स्टेटमेंट। टोबैको इज जस्ट वन एलिमेंट, उससे ये प्रॉब्लम होता है या अभी तो ड्रग्स तो इतने कॉमन है, वो भी बहुत डेंजरस है माउथ कैंसर के लिए? पर अभी तो रिसर्च जो दिखा रहा है ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, माउथ कैंसर अल्कोहल से काफ़ी कनेक्टेड है। मिर्ची, ज़्यादा मिर्ची खाने से भी मुंह में तकलीफें हो सकते हैं। एंड लेकिन उससे कैंसर हो सकता है। तो अगर मुझे कुछ अनयूजुअल लगा तो पहली स्टेप क्या होगी मेरी? लेकिन बात चल रही है ब्रशिंग की, तो दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए आइडियली? जिनको डायबिटीज है उनके दांत जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं, या इधर वे है कि जिनके दांत खराब रहते हैं उनका शुगर स्पाइक ज्यादा रहता है, ऐसा कुछ है? इट्स अ ग्रेट द वे आई डिस्क्राइब इट टू ऑल माय पेशेंट्स एंड दे लाफ इज, आप जैसे आलू छील रहे हैं तो आलू को छीलने में जो पड़ निकलता है ऐसा ही मुझे पड़ चाहिए। और जब माउथ हम बोलते हैं तो कितना पार्ट हमें कंसीडर करना चाहिए, यानी यहाँ तक कहाँ तक है? सबसे बड़ा चैलेंज है डॉक्टर गूगल। डॉक्टर गूगल को सब पता है। एकदम एक्सट्रीम छोटे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है जो भी आपने अभी बताई, कि माउथ अल्सर्स या एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद द माउथ। ये जेनेटिक्स भी हो सकता है, यानी अगर मुझे प्रॉब्लम है कुछ माउथ की रिलेटेड तो मेरे आने वाली जनरेशन को भी वो पास हो सकता है। ऑन द सेम नोट देयर समथिंग कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म। आई डोंट नो आपने ये सुना है? इट साउंड्स मे बी फनी, लेकिन आपको सोनाली बेंद्रे एक्ट्रेस पता है? शी हैड अ स्टेज 4 कैंसर। एंड द माउथ इज द मिरर ऑफ द सोल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैंगो चैट विद शीतल साले। आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ओरल हेल्थ के बारे में, और मेरे इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में एक बहुत खास गेस्ट आए वाली है जिनका नाम है डॉक्टर पल्लवी पराशर। शी इज अ बोर्ड सर्टिफाइड ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजिस्ट। एम आई राइट? यू आर करेक्ट। ओके, सो वेलकम डॉक्टर पल्लवी, आपका बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। नमस्कार। नमस्ते। पहले तो आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपको लगा कि जैसे मेरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है ताकि आपके दर्शकों को और इन्फॉर्मेशन मिल सके, सो थैंक यू सो मच आप सबके लिए, आप सबको। थैंक यू टू यू। यू सेड यस टू ज्वाइन दिस पॉडकास्ट, और आई एम श्योर कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके साथ। एनीथिंग आई कुड स्टार्ट। मुझे पता है कि इंक्लूडिंग मी सब व्यूवर्स को एक ही क्वेश्चन फर्स्ट उनके दिमाग में आएगा, व्हाट इज दिस ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी, और व्हाट इज बीइंग टू बी पैथोलॉजिस्ट इन दैट स्ट्रीम के बारे में थोड़ा बताइए। ज़रूर, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन आपने जो मुझे पूछा। इट इज़ डिफिकल्ट टू समराइज इतने सालों का काम in a 2-minute sentence, but basically what oral and maxillofacial pathology is, ये डेंटिस्ट्री का ब्रांच है। आप डेंटिस्ट्री का सोच रहे हैं तो आप दांत सोचते हैं, गम टिश्यू सोचते हैं। मैं वो करती हूँ, बट मैं मुंह देखती हूँ, मुंह का टिश्यू देखती हूँ कि आपको कोई वहाँ रोग है, आपको कोई डिजीज़ हैं, आपको कोई डिजीज़ ऐसी हैं जो आपको पता नहीं है, जैसे डायबिटीज़ है या कोई मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट्स है, उसको सॉल्व करने के लिए मेरा रोल है और वहाँ मेरी एक्सपर्टीज़ आती है। ओके, लेकिन इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, ऐसे क्योंकि इसके पेशेंट बहुत यूनिक या ऐसे कोई कुछ रहते हैं? ग्रेट क्वेश्चन। अवेयरनेस नहीं है, बढ़ रही है। जब मैंने रेसिडेंसी की थी तब बहुत कम ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजिस्ट थे, अब काफ़ी हैं दुनिया भर में, इंडिया में, यूएस में, कनाडा में भी काफ़ी हैं, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स को ये स्पेशलिटी की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, बट दिस स्पेशलिटी हैज़ बीन हियर फॉर ऑलवेज, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये नया कुछ नहीं है, बस यही है कि पीपल डोंट नो अबाउट दिस, बट नाउ अ लॉट ऑफ पीपल नो। ओके, तो इसको एक्सटेंड करके मैं पूछती हूँ कि ये जनरल डेंटिस्ट्री से कैसे डिफरेंट है आपका रोल? क्या डिफर करता है? वेरी गुड क्वेश्चन। सो जनरल डेंटिस्ट्री में आप रूटीन डेंटल वर्क के बारे में सोचते हैं, जैसे कैविटीज़ हो या गम डिजीज़ हो या टीथ वाइटनिंग हो। हम वो सब नहीं करते। हमने ऑफकोर्स सीखा है क्योंकि आई एम बेसिकली अ डेंटिस्ट, पर मैं
मुंह को एज अ पार्ट ऑफ द बॉडी की तरह देखती हूँ। आपके जीभ में कोई छाले हैं, आपके मुंह में कोई घाव है जो ठीक नहीं हो रहे, कैंसर होने के चांसेस हैं कि नहीं, वो वहाँ मेरा एरिया आता है। तो आई डोंट डू टीथ वाइटनिंग, आई डोंट डू डेंटल कैविटीज़। ऑफ कोर्स आई अप्रिशिएट दैट, और वो डिजीज़ है, वो ठीक करना है। बट कभी कभी जो मुंह में जैसे आपका कोई घाव नहीं हील हो रहा, इट कुड बी कि दैट इज़ समथिंग सीरियस। तो वहाँ पे मेरी एक्सपर्टीज़ आती है टू ट्राई एंड आइडेंटिफाई क्या हो रहा है, क्यों है ये मुंह में। ओह आई सी। ओके, इसके बारे में तो हम बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, लेकिन आफ्टर हियरिंग यू आई एम सो क्यूरियस कि फिर आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। आई हर्ड लाइक यू स्टार्टेड योर डेंटिस्ट्री कोर्स और करियर फ्रॉम इंडिया, एम आई राइट? जी, that is true. So it's interesting how I landed up here, even I don't know. But one thing led to the other and I'm here today. मेरे फैमिली में कोई डेंटिस्ट नहीं है. I belong to a family of engineers and doctors. And मुझे हमेशा लगा कुछ अलग करना है. And one of the things I noticed is लोग डेंटिस्ट से डरते हैं, एटलीस्ट मेरे टाइम पे किसी को जाना नहीं होता था डेंटिस्ट के पास। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं डेंटिस्ट बन के कुछ चेंज ला सकूं। एंड दैट इज़ हाउ आई बिकेम अ डेंटिस्ट, टू बी ऑनेस्ट। इट वाज जस्ट अ चांस। एंड फिर डेंटिस्ट्री में क्योंकि मैंने इंडिया में पढ़ाई की, आप जानते हैं इंडिया में ओरल कैंसर काफ़ी कॉमन है क्योंकि लोग सुपारी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं। उसके वजह से मेरा एक्सपोजर काफ़ी हाई था इंडिया में। एंड आफ्टर आई ग्रेजुएटेड तब मैंने सोचा आई नीड टू मेक अ डिफरेंस। एंड क्योंकि मेरी फैमिली ज़्यादातर मेडिकल बैकग्राउंड की थी, मैंने सोचा oral and maxillofacial pathology will be the best way to bridge dentistry and medicine. Basically हम physicians of the mouth हैं, देखा जाए तो। Wow. And then आपने फिर ये maxillofacial oral and maxillofacial pathology का कोर्स आपने यूएस से किया, right? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड में थी। Wow. तो वहाँ पे आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया इमीडिएटली आफ्टर माई डेंटल ट्रेनिंग इन इंडिया। मैं बैंगलोर में थी एक्चुअली। आई रियली एन्जॉयड दैट एक्सपीरियंस। बट क्योंकि मुझे ज़्यादा सीखना था, ज़्यादा पढ़ना था, थोड़ा रिसर्च करना था, देन आई अप्लाइड टू द रेसिडेंसी प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड। पर यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है क्योंकि आप जब इंटरनेशनल डेंटिस्ट होते हैं, आप यूएस में पढ़ाई करते हैं, पर आप यूएस में काम नहीं कर सकते जब तक आपको यूएस की डेंटल डिग्री नहीं मिलती। तो फिर मुझे वापस पढ़ाई करनी पड़ी। सो आई बीन अ स्टूडेंट फॉर लाइफ, व्हिच वहाँ मेरे बुढ़ापे मेरे सफ़ेद बाल आ गए। बट डॉक्टर्स आर सपोज्ड टू बी लाइक दैट, दे कीप स्टडीइंग, राइट? यू कैन नेवर स्टॉप स्टडीइंग, दैट इज़ द ट्रूथ। क्योंकि जैसे जब आपको लगता है कि आपको सब पता है, दैट्स व्हेन यू गेट हम्बल्ड, व्हेन यू रियलाइज यू डोंट नो द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। एंड रिसर्च इतना तेज़ी से बढ़ रहा है दैट यू हैव टू कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, राइट? कि क्या है, मैं कैसे हेल्प कर सकूँ अपने पेशेंट्स को। राइट, या मेक सेंस। ओके डॉक्टर पल्लवी, फिर इसमें आप किस प्रकार के केसेस या पेशेंट्स हैंडल करते हो? कौन से टाइप के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? काफ़ी सारे वैरायटी है हम जो करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं जब उनको मुंह में दर्द हो रहा हो या मुंह में छाला पड़ गया हो जो जा नहीं रहा, या उनको टेस्ट में कुछ गड़बड़ लग रही है, जैसे कुछ खाते हैं उनका टेस्ट ठीक नहीं है, या मुंह में जलन हो रही है, वो जलन जा नहीं रही है। तो काफ़ी हमारे प्रैक्टिस में वैरायटी है ऑफ पेशेंट्स। एंड काफ़ी सारे पेशेंट्स की जो कंप्लेंट है वो लंबी कंप्लेंट रही है। उन्होंने अपने फिजिशियन को देखा है या डेंटिस्ट के पास देखा है। सॉरी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है व्हेन आई एम टॉकिंग मेडिकल टर्मिनोलॉजी, सो माय अपॉलॉजीज आप सबको। बट ये काफ़ी सारे पेशेंट्स बहुत सालों तक सफ़र कर रहे हैं एंड उसके बाद दे रियलाइज कि हम हैं, हमारी स्पेशलिटी है, और आते हैं एंड वी ट्राई एंड हेल्प देम। ओके, सो आपने मुंह में जलन इसका नाम लिया, यानी माउथ अल्सर्स, राइट? माउथ अल्सर्स, यस। तो ये तो बहुत ही कॉमन है, यानी मैं भी कभी मुझे वो छाले आ जाते हैं, तो डू आई नीड टू वरी अबाउट दैट? ग्रेट क्वेश्चन। छाले, जैसे आप कभी ये सोचो आपको खरोच लगी स्किन पे, अगर थोड़े दिन आप वेट करो वो खरोच ठीक हो जाती है। दैट इज़ नॉर्मल रिस्पॉन्स बिकॉज आपकी बॉडी हील कर रही है। पर अगर आपके छाले जो मुंह में हैं 1 या 2 हफ्ते में खुद ठीक नहीं हो जाते, दैट्स व्हेन यू हैव टू थिंक क्यों ठीक नहीं हो रहे, क्योंकि आपकी बॉडी डिज़ाइंड ऐसी है कि वो इन्फ्लेमेशन को हील करती है। सो इफ़ समथिंग परसिस्ट बियॉन्ड 2 वीक्स,
तब ज़रूर यू हैव टू थिंक कि क्यों है ये मुंह में, क्यों जा नहीं रहा खुद. So that could be cancer in that case? Not always, not Okay. always. हर चीज़ कैंसर नहीं होती. And that is the scary part for a lot of my patients. सबको डर यही है कि मुंह में कुछ खराब तो नहीं है, लाइफ ऑल्टरिंग तो नहीं है. नहीं, छाले बहुत रीज़न से होते हैं, पर हर रीज़न कैंसर की तरफ नहीं लीड होता है. नहीं, बट यू हैव टू नो कि क्यों है. कभी कभी आपका अगर दांत टूटा हुआ है एंड वो रब कर रहा है आपके जीभ से, उससे अल्सर हो सकता है. या आपको किसी फूड से एलर्जीज़ हो, उससे हो सकता है. बहुत रीज़न्स होते हैं, पर हर रीज़न ख़राब रीज़न नहीं होता. एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी फिक्स्ड. दैट इज़ लॉट ऑफ रिलीफ, क्योंकि कैंसर से तो हर बार डर जाते हैं कि कभी पेट में दुख रहा है तो डर लगता है, कभी मुंह में कुछ दिखाई दिया तो. लेकिन है ना, कल मैं मेरे हस्बैंड के साथ जा रही थी कहीं, तो मेरे हस्बैंड ऐसे, मैंने कहा कि आपके साथ मेरा इंटरव्यू है, तो उन्होंने कहा कि लेकिन कनाडा में तो कोई ज़्यादा टोबैको खाता नहीं है, तो उतने पेशेंट आते होंगे इनके पास, मे बी नॉट. तो इस पे आप क्या कहेंगी कि क्या ट्रुथ है इसमें? द रियलिटी इज़ पूरी दुनिया में टोबैको इज़ अ हाईली कंज्यूम्ड प्रोडक्ट, इवन इन कनाडा. आप अगर कनेडियन पॉपुलेशन को देखें, यहाँ नेटिव कनेडियंस हैं, यहाँ यूरोपियंस हैं, इंडियंस हैं, एशियंस हैं. माइग्रेशन पैटर्न्स भी काफ़ी बढ़ रहे हैं. सो टोबैको यूज़ इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. इनफैक्ट क्योंकि स्मोकलेस टोबैको, चू टोबैको जो होता है, इट इज़ सो ईजिली अवेलेबल, हाई स्कूल किड्स भी करते हैं. एंड दैट इज़ द सैड पार्ट. इट इज़ नॉट अ डिजीज़ और इट इज़ नॉट अ हैबिट ओनली ऑफ सर्टन कंट्रीज. सब लोग यूज़ करते हैं अनफॉर्चुनेटली. तो वहाँ पे यू नो वो लगता है कि क्यों कर रहे हैं ये, उनको पता है कि इससे क्या नुकसान होता है. बट जैसे आप जानते हैं, अगर आप मूवीज़ देखें, शाहरुख खान को देखें, वो स्मोक कर रहे हैं कोई मूवीज़ में, तो इट बिकम्स अ फैशन स्टेटमेंट एंड पीपल थिंक ओह दिस इज़ फैशनेबल टू डू इट. पर अनफॉर्चुनेटली इट कम्स एट अ ह्यूज कॉस्ट, क्योंकि आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है. एंड हेल्थ इज़ वेल्थ. या दैट्स ट्रू. तो फिर जब ये माउथ कैंसर ये सब कुछ होता है, तो इज इट ट्रीटेबल और समथिंग फेटल? It's abhi with advances in science and technology and awareness, the prognosis का मतलब है outcome क्या होता है is much better. पहले of course ज़्यादा जानकारी नहीं थी, so there was not much you could do about it. But treatable is a tricky term. जितना जल्दी आप आइडेंटिफाई करें, उतना बेटर आपका रिस्पॉन्स होगा ट्रीटमेंट को. अगर आप प्रॉब्लम को रहने दें और उसको बढ़ने दें, फिर मुश्किल होती है. सो देयर आर सम पेशेंट्स दे डोंट मेक इट, विच इज़ सो सैड. एंड इसलिए अर्ली डायग्नोसिस इज़ सो इम्पोर्टेंट. एंड बिफोर अर्ली डायग्नोसिस, अगर आप ये हैबिट्स जो आप जानते हैं, जो नुकसान आपको देते हैं, अगर वो आप छोड़ सकें और आप दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें कि ये यूज़ नहीं करना, दैट इज़ द बेस्ट वे टू मूव. प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन. तो टोबैको इज़ जस्ट वन एलिमेंट, उससे ये प्रॉब्लम होता है, या अभी तो ड्रग्स तो इतने कॉमन है, वो भी बहुत डेंजरस है माउथ कैंसर के लिए, या कैसे? सही बात है. टोबैको अकेला नहीं है. टोबैको के भी बहुत फॉर्म्स होते हैं. आप स्मोक कर सकते हैं सिगरेट्स, आप चू कर सकते हैं. पान खाना इज़ बैड. सुपारी ख़राब है. आपका जो मसाला जो होता है, जो काफ़ी सारे जो गुटखा जो कहते हैं वो. बट साथ साथ सम इन्फेक्शंस में भी होता है ये. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक नया इन्फेक्शन थोड़े साल पहले आइडेंटिफाई हुआ है. अब तो वैक्सीन भी आ गया है, बच्चे ले सकते हैं. पीपल अप टू द एज ऑफ 45 कैन गेट दैट वैक्सीन. उससे भी प्रिवेंट हो सकता है. तो देयर सो मेनी कॉजेज, इट्स नॉट वन कॉज. बट अगर आप रिसर्च देखें तो टोबैको एंड अल्कोहल आर द बिगेस्ट प्लेयर्स कैंसर में. तो एंड अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग ये दोनों हैबिट्स परस्यू करते हैं. इवन अल्कोहल को अभी मैंने देखा है कि जब मैं छोटी थी तब टैबू बताया जाता था. इवन गर्ल और बॉय उसको थोड़ा नहीं बोलते थे. लेकिन अभी तो मैं मूवीज़ में इसमें देखती हूँ कि बहुत इन्फ्लुएंशियल हुआ है कि इफ़ यू आर नॉट टेकिंग अल्कोहल
यू आर नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड। तो मुझे बहुत दुख होता है कि कभी कभी कि इट शुड बी अ चॉइस। आप थोड़ा कुछ लेते हो तो मे बी डिफरेंट है, लेकिन यानी मैं बात बढ़ा रही हूँ, लेकिन दैट्स व्हाट आई ऑब्जर्व कि ऐसे हो रहा है, बच्चे भी ले रहे हैं, हाई स्कूल That के is the बच्चे। thing. It's becoming a fashion statement. Yeah. I think anything that you do, you have to realize इसका risk क्या है. And once you do it, then you have to take the risk onto yourself. हर चीज़ में risk है. पर अभी तो research जो दिखा रहा है, breast cancer, colon cancer, mouth cancer, alcohol से काफ़ी connected है. तो आप शुरू करने से पहले कोई हैबिट आपको ये सोचना चाहिए इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है. इन द मोमेंट ठीक है, आपने सोशलाइज कर लिया, आप खुश हो, आपको लगता है कि दिस इज़ ओके. द रियलिटी इज़ आपके बॉडी में अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं आपको दिखेंगे नहीं, वो बाद में दिखेंगे. राइट, क्योंकि कैंसर ओवरनाइट नहीं होता, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. तो धीरे धीरे वो नुकसान बढ़ता जाता है और उससे तकलीफ़ें होती रहती हैं. तो यू हैव टू बी केयरफुल. एनी हैबिट दैट समबडी एंगेजेस, उनको सोचना चाहिए इसका बेनिफिट है कि इसका कोई रिस्क भी है. अगर रिस्क है तो क्यों रिस्क लेना. राइट, या मेक्स सेंस. सो डॉक्टर पल्लवी, ये तो समझ में आ गया कि टोबैको, अल्कोहल ये तो लेना नहीं चाहिए. इसके अलावा ऐसा कोई डेंजरस डाइट है जो हमको माउथ कैंसर या मे बी माउथ अल्सर्स या ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है थ्रू दैट डाइट? न्यूट्रिशियस डाइट इज़ द बेस्ट वे आप अपने आप को हेल्थी रख सकें. राइट. क्योंकि आपको सपोज विटामिन डिफिशिएंसी हो या आयरन डिफिशिएंसी हो, उससे मुंह में चेंजेस आ सकते हैं. तो हेल्थी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ज़्यादा मिर्ची खाने से भी मुंह में तकलीफ़ें हो सकते हैं. एंड लेकिन उससे कैंसर हो सकता है? कैंसर नहीं हो सकता, बट इरिटेशन हो सकता है. एंड उससे और अल्टीमेटली आपका डे टू डे लिविंग कंफर्टेबल होना चाहिए. एंड जितना आप मॉडिफाई करें आपके लाइफस्टाइल को ताकि आपके मुंह में तकलीफ ना हो, उतना बेटर है. अभी थोड़ा अवेयरनेस एंड एजुकेशन के बारे में और डिटेल में बातें करेंगे. जैसे कि ठीक है, अभी ये डाइट भी समझ में आ गया, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसे कौन से अर्ली साइंस है जो मुझे दिखने के बाद इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि ये दिस इज लुकिंग समथिंग डिफरेंट, नॉट नॉर्मल वन. तो ऐसे कौन से साइंस है? आप अपने मुंह को सबसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आप डेंटिस्ट के पास भी अगर एवरी 6 मंथ्स जाएं या रेगुलरली जाएं, वो देखेंगे, पर आपको पता है डे टू डे में आपके मुंह में कुछ चेंजेस आए कि नहीं. तो आपको लगे जैसे एज पहले मैंने बताया, छाला है जो जा नहीं रहा है, आपको समझ नहीं आ रही वो क्यों है, या सडनली आपको दर्द हो रहा है मुंह में, आपने कुछ नहीं, आपने हर्ट नहीं किया है, आपने कुछ ऐसा काम नहीं किया है जिससे वो, if it makes sense to have those symptoms. Sorry, मेरा वापस वहाँ I'm thinking and मुझे वो words नहीं आ रहे. या आपका कोई दांत all of a sudden lose हो रहा हो, या आपको expansion हो, या कुछ जैसे mass कुछ लग रहा है कि ये क्यों है मेरे मुंह में, ट्यूमर जैसा. तो immediately आपको दिखाना चाहिए. बेस्ट केस सिनारियो, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, बट एटलीस्ट आपको मन में शांति होगी कि आपने ये जांच करवाया and it is nothing. And agar there is something to be worried about, then the right steps have to be taken. तो अगर मुझे कुछ अनयूजुअल लगा तो पहली स्टेप क्या होगी मेरी? आपका जो कॉन्टैक्ट, आपके पास या तो डेंटिस्ट हो या आपका फिजिशियन हो, फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई, उनके पास जाएं, उनको बताएं कि आपको ये तकलीफ़ है, डिस्कस करें. ऑफन टाइम्स आपके डेंटिस्ट एंड आपके फिजिशियन सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम, और एटलीस्ट दे कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट. अगर वो ठीक नहीं हो देन यूजुअली वो आपको रेफ़र करते हैं स्पेशलिस्ट के पास, सच एज़ माई सेल्फ, एंड फिर हम वो प्रॉब्लम को और स्क्रूटनाइज करते हैं और केयरफुली देखते हैं कि कहाँ वह प्रॉब्लम क्यों है, कैसे हम फिक्स कर सकते हैं. कांट आई गो डायरेक्टली टू यू लाइक स्पेशलिस्ट वन, कि मैं डायरेक्टली आपको कॉल करके आ जाऊँ? यस, सो डिपेंड्स आप कहाँ पे हैं. इन सम प्रोविंसेस, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ये स्पेशलिटी गिनी जाती है, विच मीन्स कि आप डायरेक्टली स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते. आप आपके जनरल डेंटिस्ट या जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, एंड देन दे थिंक नहीं ये थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, एंड देन दे रेफर.
बट ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज पिक अप द फोन एंड कॉल द स्पेशलिस्ट एंड सी कि वो आपको देख सकते हैं कि नहीं. वाई आई एम आस्किंग कि रेफरल थ्रू बहुत बार जाना पड़ता है, दे डोंट अलाउ डायरेक्टली कमिंग, दैट्स व्हाई आई आस्क यू कि इसमें भी रेफरल होता है क्या. तो ऑफ कोर्स जी, डिपेंड्स कौन से प्रोविंस में है, अब हाँ, कहाँ पे हाँ. है एंड वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम क्या है. राइट राइट. या मुझे अभी आपकी बात सुनने के बाद एक क्वेश्चन मन में आया कि ब्लीडिंग गम्स, ये तो बहुत कॉमन है, मैं तो बच्चों में भी देखती हूँ कि ब्लीडिंग गम्स इज़ अ नॉर्मल थिंग, लेकिन फिर उसको भी डरना ज़रूरी है अगर वो बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत दिनों तक चल रहा है तो. Not necessarily. Bleeding gums or gingivitis is a very common condition. And आपने जैसे बोला बच्चों में भी होता है, and usually it reflects आपका brushing technique क्या है, आपका oral hygiene क्या है. But अगर unusual bleeding हो रही है, ज़्यादा bleeding हो रही है, तब हमें सोचना पड़ता है क्यों हो रही है. Is this normal for the condition या अंदर और कोई प्रॉब्लम है. जैसे कई लोगों को ब्लीडिंग टेंडेंसीज होती हैं या वो ब्लड थिनर्स लेते हैं या टिश्यू काफ़ी वहाँ बिगड़ा हुआ है इसलिए वो ब्लीड कर रहा है. एंड इट्स नॉट जस्ट नॉर्मल जिंजिवाइटिस एट दैट पॉइंट, इट इज़ मोर देन दैट. तो वही आपको पूरा इट्स अ डिफिकल्ट डायग्नोसिस. अगर आप पूछे ब्लीडिंग गम्स इज इट सेफ और नॉट, डिपेंड्स. हर चीज़ कॉन्टेक्स्ट में लेनी पड़ती है. राइट. या तो इसमें वही आंसर होगा जब बात करेंगे हाइजीन की. अगर मैं यानी कोई एक व्यक्ति बहुत दिनों तक अगर ब्रश ही नहीं कर रहा है, एक्चुअली है ना, बहुत सरप्राइजिंगली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि हाई स्कूल में ये ट्रेंड है, कोई ग्रुप ऑफ बच्चे वो ब्रश नहीं करना है, ऐसे उनका एक कुछ ट्रेंड चल रहा है कि विदाउट ब्रशिंग ईटिंग समथिंग या स्किप कर देना. तो वो भी फेटल हो सकता है कि बहुत दिनों तक हम ब्रश ही नहीं कर रहे हैं. या फेटल नहीं होगा पर आपको नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा. आप कोई भी ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, ऑनेस्टली आपको ये सोचना चाहिए इसमें साइंस क्या है, इसमें एविडेंस क्या है कि ये अच्छी हैबिट है या नहीं. आप ब्रश नहीं करेंगे तो जो बैक्टीरिया है वो दांत पे चिपका रहेगा, जो फूड चिपका रहेगा, आपको बैड ब्रेथ हो सकता है, कैविटीज़ हो सकती है, आपको गम डिजीज़ हो सकती है. इसके वजह से आपके दांत लूज़ हो सकते हैं, आपकी स्माइल अफेक्ट हो सकती है, आपका ईटिंग अफेक्ट हो सकता है, आप खा नहीं पाओगे, चू नहीं कर पाओगे खाना, चबा नहीं पाओगे खाना. तो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ हेल्थी हैबिट टू बी ऑनेस्ट. एंड आई डोंट नो बच्चे ऐसे क्यों करते हैं, बट द बेस्ट वी कैन डू इज़ एजुकेट कि ये आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या मिल रहा है, आपको बेनिफिट है या रिस्क है. आपने जो मुझे अभी बताया मुझे तो उसमें सिर्फ रिस्क ही दिख रहा है कि आप यू कैन लूज योर टीथ. क्विकली मे बी इट्स नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक, लेकिन बात चल रही है ब्रशिंग की, तो दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए आइडियली? ग्रेट क्वेश्चन. एटलीस्ट ट्वाइस अ डे आप ब्रश करें वो बेस्ट है. हाउएवर आप खाना पूरा दिन खाते रहते हैं, जैसे आई नो फॉर माई सेल्फ, मैं पूरा दिन स्नैक करती रहती हूँ. मैंने लंच और डिनर अगर टाइमली मुझे मिल जाए दैट्स ग्रेट, बट जैसे काम पे होते तो बिज़ी होते तो आप जैसे थोड़ा यहाँ चिप्स खा लिए या कुकीज़ खा लिए या स्नैक जैसे बनानास खा लिया, फ्रूट खा लिया. आइडियल ये है आप खाने के बाद एटलीस्ट मुंह में कुल्ला करें या रिंस करें ताकि वो खाना आपके दांतों पे चिपके ना रहें. राइट. पर ब्रश ट्वाइस अ डे इज आइडियल. ओके. मैंने सुना है कि कंफ्यूजन है उसमें कि ट्वाइस अ डे भी नहीं बोला है क्योंकि वो एनामल कम हो जाता है. तो लुकिंग एट योर एज एंड कंडीशन ऑफ टीथ यू डिसाइड कि एक बार करना है 2 बार करना है. आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन दैट्स व्हाट आई हर्ड. नो, एंड I have patients who've told me the same thing. तो आप जो मुझे बता रहे हैं ये मैंने सुना है, मैंने हर चीज़ सुनी हुई है. तो the reality is ब्रशिंग से आपके दांत खराब नहीं होते, अग्रेसिव ब्रशिंग से दांत खराब होते हैं. काफ़ी लोग सोचते हैं कि जितना जोर से ब्रश करें उतने ज़्यादा साफ दांत होंगे, बट दैट इज़ नॉट ट्रू. उससे एनामल वेयर ऑफ होता है. तो ब्रशिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट जेंटल ब्रशिंग टेक्निक्स. एंड आप आपके डेंटल हाइजीनिस्ट से बात करें, आपके डेंटिस्ट से बात करें कि व्हाट इज़ द बेस्ट टेक्निक. इट्स नॉट कितना जोर से आप ब्रश कर रहे हो पर कितना इफेक्टिवली आप ब्रश कर रहे हो. तो ब्रशिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके डॉक्टर पल्लवी, बात हाइजीन की चल रही है, ब्रशिंग की चल रही है, तो मैं 1-2 और क्वेश्चंस इसके बारे में पूछ लेती हूँ कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स पीपल डू, जो कि आपने बता ही दिया है, लेकिन फिर भी आप ऐसे कौन से कॉमन मिस्टेक्स पेशेंट में ऑब्जर्व करते कि जिसकी वजह से इतनी बात यहाँ तक आ गई कि ये
ऐसे उन्होंने नहीं करना चाहिए था और उन्होंने किया। आपने ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगी तो। 100%। एंड एक चीज़ नहीं है, बहुत चीज़ लोगों को लगता है कि उससे नुकसान होता है। जैसे मैंने आपको बोला लोग सोचते हैं, काफ़ी लोग सोचते हैं कि ब्रशिंग से दांत खराब होते हैं। द रियलिटी इज़ ब्रशिंग से दांत खराब नहीं होते, एग्रेसिव ब्रशिंग से होते हैं, या आप जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे इंडिया में काफ़ी लोग वुड स्टिक्स दातुन यूज़ करते हैं, नाम आई थिंक वो, ये उससे ख़राब कि वो बहुत अब्रेसिव होता है। लोग सोचते हैं फ्लॉसिंग से दांत लूज़ हो जाते हैं क्योंकि आप फ्लॉस कर रहे हैं उससे दांत, ऐसे वो गलत है। ये सब चीज़ें आपके दांतों को और गम्स को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। एंड जैसे क्योंकि मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ, मेरे वर्ल्ड में काफ़ी लोग ये मुझे बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स ने ज़िंदगी भर तंबाकू यूज़ किया है, स्मोकिंग यूज़ किया, पर उनको तो कुछ नहीं हुआ, तो मुझे यहाँ कोई क्यों कुछ होना चाहिए। तो आई थिंक दोस फॉल्स ओपिनियंस, आई एम सो ग्लैड कि उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ नहीं हुआ, बट दैट डजंट मीन कि ये नहीं हो सकता। हर पेशेंट को नहीं होता, पर जब होता है तो बहुत नुकसानदायक होता है ये। तो दीज आर द मिसकंसेप्शंस दैट आई कम अक्रॉस क्वाइट फ्रीक्वेंटली। सो इन टू समराइज, ब्रशिंग इज़ इम्पोर्टेंट, ओरल हाइजीन इज़ इम्पोर्टेंट, फ्लॉसिंग इज़ इम्पोर्टेंट। एंड आप जो खाना खा रहे हैं, अगर ज़्यादा शुगरी खाना खा रहे हैं तो उससे तो ऑफकोर्स दांत खराब होते हैं, but at the same time हेल्थ खराब होता है। and the mouth is the mirror of the soul। जो आप आपके बॉडी में ले रहे हैं वही चीज़ आपके मुंह में दिखने वाली है। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग। इसमें मैंने डायबिटीज़ का भी सुना था कि जिनको डायबिटीज़ है उनके दांत जल्दी खराब होने के चांसेस होते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें, या इधर वे है कि जिनके दांत खराब रहते हैं उनका शुगर स्पाइक ज़्यादा रहता है, ऐसा कुछ है? इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, इट्स अ टू-वे कनेक्शन। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। बट पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ होती है, स्पेशली अनकंट्रोल डायबिटीज़ होती है, क्योंकि उनके ब्लड में शुगर लेवल्स आर हाई ऑल द टाइम, डेफिनेटली उनके जो बैक्टीरियाज होते हैं मुंह में वो अलग होते हैं। उनका ओवरऑल हेल्थ इज़ डिफरेंट। सो यस, उससे मुंह अफेक्ट होता है, गम डिजीज़ अफेक्ट होती है, बोन का जो हेल्थ है, बोन वॉल्यूम अफेक्ट होता है, और जो आप खाते हैं उससे डायबिटीज़ अफेक्ट हो सकती है। सो इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, बट फॉर श्योर आपके बॉडी का हेल्थ अफेक्ट्स योर माउथ हेल्थ एंड वाइस वर्सा एज वेल। ओके। और आपने फ्लॉसिंग के बारे में भी बात की, तो मैंने ना ऐसा डिस्कशन सुना है अमॉन्ग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उनका क्या प्रॉब्लम हुआ है कि फ्लॉसिंग जब वो करते हैं तो उनके गैप ज़्यादा बड़े वाले उनको फील हो रहा है, और ज़्यादा फिर उसमें वो खाना उसमें स्टक होना, तो वो प्रॉब्लम्स उन्होंने डील किए हैं। इसके वजह से दे अवॉइड फ्लॉसिंग। तो आप थोड़ा फ्लॉसिंग के बारे में भी अवेयरनेस दीजिए कि क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्यों ज़्यादा नहीं इम्पॉर्टेंट है, दोनों भी आप बता दीजिए। तो आप जो बोल रहे हैं, आपने सुना है आपके फैमिली मेम्बर्स से, आपके फ्रेंड्स से, मैं ये रोज़ सुनती हूँ। सो इट इज़ अ वेरी कॉमन कंसर्न एंड आई अंडरस्टैंड। सब, अगर आपको लगे कि आपकी हैबिट्स से आपको नुकसान हो रहा है, देन यू ट्राई नॉट टू यूज़ दोज हैबिट्स। द रियलिटी इज़ फ्लॉसिंग से गैप तभी बढ़ेंगे जब आपके पास पहले से गैप थे। द गैप क्योंकि खाने से भरे होते हैं, या गम डिजीज़ से भरे, लाइक गम डिजीज़ की वजह से वो छुप जाते हैं, एंड आप जब फ्लॉस करते हैं तो वो गम डिजीज़ इम्प्रूव होती है, तो वो गैप दिखने लगते हैं। फ्लॉसिंग से गैप नहीं बढ़ता अनलेस आप जैसे टूथपिक यूज़ कर रहे हैं, टूथपिक आप जैम कर रहे हैं, जोर से अगर रख रहे हैं तो ऑफकोर्स टिश्यू डैमेज हो सकता है। बट अदर देन दैट, इफ़ेक्टिव फ्लॉसिंग, अगर आप फ्लॉसिंग करेक्ट टेक्निक से यूज़ करें तो उससे नुकसान नहीं होना चाहिए, उससे सिर्फ बेनिफिट ही होता है। ओके, अभी है ना आपकी जो प्रोसीजर है, ट्रीटमेंट की प्रोसीजर, उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे कि जैसे एक बार कोई पेशेंट आ गए आपके पास एंड यू डायग्नोज समथिंग, सो व्हाट इज़ द टिपिकल ट्रीटमेंट प्रोसीजर यू फॉलो विद दैट पेशेंट? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द प्रॉब्लम इज़। सो टिपिकली जब मुझे रेफरल मिलता है पेशेंट का, द फर्स्ट स्टेप इज़ फाइंडिंग आउट कि क्या प्रॉब्लम है, कब से प्रॉब्लम है, क्या किया है उस प्रॉब्लम के बारे में, कोई दवाई ली है, कोई नई दवाई शुरू की है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी आपको मेडिकेशन की वजह से भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो मेरा जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट होता है पेशेंट के साथ, वो ज़्यादातर ये जानने के लिए होता है कि ये प्रॉब्लम का कनेक्शन
किस चीज़ के साथ है, आपने कुछ किया, आपने कुछ खाया, क्या कहाँ है। एंड उसके बाद कभी कभी ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं टू सी कि आपको कोई डिफिशेंसीज हैं या कोई और प्रॉब्लम है जो ब्लड वर्क में दिखेगा, या बायोप्सी करनी होती है। बायोप्सी में क्या करते हैं, हम स्मॉल सैंपल लेते हैं एरिया से एंड फिर हम उसको माइक्रोस्कोपिकली फिर डायग्नोज करते हैं, क्योंकि आपकी आंखें सिर्फ सरफेस देख सकती है। अंडर द माइक्रोस्कोप आपको पूरा टिश्यू दिखता है एंड देन यू कैन बी मोर कॉन्फिडेंट एंड डिपेंडेंट ऑन द डायग्नोसिस, डिपेंडेंट ऑन द ब्लड वर्क, तब आगे स्टेप्स लिए जाते हैं। सो हर पेशेंट का मैनेजमेंट सेम नहीं होता, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट द कंडीशन इज। ओके। और जो आप सैंपल लेते हो टिश्यू का, तो वो क्या, यानी अगर मुझे माउथ अल्सर है तो वो पार्ट का आप सैंपल लेते हो या कैसे कैसे होता है? आई एम जस्ट आस्किंग। No, ऑफ कोर्स, ग्रेट क्वेश्चन, क्योंकि दिस इज व्हाट माय पेशेंट्स आस्क मी टू, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। एंड द वर्ड सर्जरी इज वेरी फियर प्रोवोकिंग, इट्स वेरी स्कैरी फॉर अ पेशेंट के अब मुंह में सर्जरी कर रहे हैं, पर रियलिटी इज इट्स नॉट अ ट्रू सर्जरी, इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर, पर बहुत सिंपल प्रोसीजर ये होता है। तो यस, जो अल्सर जो हील नहीं हो रहा एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट क्यों वो अल्सर है, उस एरिया का हम स्मॉल बायोप्सी लेते हैं। एंड मोस्ट पेशेंट्स डोंट इवन फील इट, क्योंकि हम उनको सुन करते हैं, हम उनको एनेस्थीसिया देते हैं, जो नोवोकेन कहते हैं, हम उसको सुन कर लेते हैं ताकि उनको पता ना चले कि उनको दर्द ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली वी वांट पेशेंट्स कंफर्ट, राइट, बट वी आल्सो वांट टू मेक श्योर कि हमें पता चल रहा है कि ये हो क्या रहा है। वी डोंट वांट अ स्मॉल सैंपल, वी वांट एन एडिक्वेट सैंपल। ओके। तो यानी एडिक्वेट यानी कितना पार्ट लगता है यानी? मैं जैसे काफ़ी पेशेंट्स को बोलती हूँ, आपके नाखून के हिसाब से होता है, जब जो नाखून क्लिप करते हैं उतना सैंपल अच्छा, चाहिए, okay. क्योंकि माइक्रोस्कोप के नीचे ये 10 गुना ज़्यादा बड़ा दिखता है, एंड दैट्स ऑल आई नीड इज़ अ स्मॉल सैंपल। कभी कभी पेशेंट्स में थोड़ा बड़ा लेना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, बट ऑन एन एवरेज इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। The way I describe it to all my patients and they laugh is, आप जैसे आलू छील रहे हैं तो आलू को छीलने में जो पड़ निकलता है ऐसा ही मुझे पड़ चाहिए। बहुत बड़ा सैंपल नहीं चाहिए। सो इट्स नॉट दैट स्केरी कि जितना घबरा जाते, बायोप्सी नाम ही निकाला तो वो डर जाते हैं लोग। वेरी ट्रू, नाम में काफ़ी डर है, पर द प्रोसीजर इज सो सिंपल। सो सिंपल। ओह, आई सी। अर्ली डायग्नोसिस कितना ज़रूरी है इसमें, यानी मुझे ऐसे कब लगना चाहिए कि नहीं ये कुछ तो भी अनयूजुअल है, आई हैव टू सीक अ डॉक्टर? तो वो कौन से साइन है या कब आपको लगता है कि, क्योंकि अब मैंने पहले भी बोला कि अल्सर तो इतना कॉमन है कि कुछ तीखा भी खा लिया तो लोगों को आ सकता है, और आपने बताया कि वो कंसिस्टेंटली दिख रहा है, तो फिर भी एक अवेयरनेस के हिसाब से कि मुझे क्विकली नहीं डॉक्टर को दिखाना ही है, एंड अपार्ट फ्रॉम अल्सर ऑल्सो कि नहीं मुझे डॉक्टर के पास जाना ही है। ग्रेट क्वेश्चन। अगर आपको लगे आपके मुंह में कोई छाला हो या कोई एरिया दर्द हो रहा हो एंड इट्स बीन एटलीस्ट अ वीक और 2 वीक्स एंड वो अभी भी है, जितना जल्दी आप जाके दिखवाएं उतना जल्दी आपको डायग्नोसिस मिलेगा। भगवान ना करे, हेवंस फॉरबिड, जो भी आप जिनको भी मानते हैं, आई होप नॉट, अगर कैंसर अगर किसी को हो, जितना जल्दी उसका डायग्नोसिस हो उतना इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है। एंड सो अर्ली डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंड यू हैव टू बी योर ओन एडवोकेट। अगर आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है, प्लीज़ अब ये मत सोचो नहीं चला जाएगा, खुद नहीं जाता। कभी सब खुद चला जाता है, बट अगर नहीं जा रहा एंड यू हैव डन एवरीथिंग एंड आपको समझ नहीं आ रही कि ये चेंजेस क्यों हैं, सो प्लीज़ सीक हेल्प। तो इसमें अगर कुछ लम्स या कुछ ऐसे फील हो तो वो भी दिखाना चाहिए डॉक्टर्स को, या जस्ट माउथ अल्सर्स एंड ऑल दैट उससे रिलेटेड? ग्रेट क्वेश्चन। एनीथिंग दैट्स एबनॉर्मल, अगर आपका मुंह स्मूथ नहीं हो या आपको वहाँ लंप है या छाला है या रेडनेस है, कभी कभी तो पता नहीं चलता। हम जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाएं या आप डॉक्टर के पास जाएं, वो मुंह में देख रहे हैं, बोलते हैं ये लाल एरिया है या ये काला एरिया है या कलर डिफरेंट है। इवन दैट विजुअल चेंज इज इनफ राइट टू गेट इन्वेस्टिगेटेड। ओके ओके। और जब माउथ हम बोलते हैं तो कितना पार्ट हमें कंसीडर करना चाहिए, यानी यहाँ तक कहाँ तक है वो?
होल बॉडी इज वन यूनिट, पूरा आपके मुंह में जो जाता है खाना वो आपके पेट तक पहुंचता है, तो इट्स द होल ट्रैक। मेरे स्पेशलिटी मैं थ्रोट तक देख सकती हूँ, हाँ। पीछे की तरफ। अगर आपको लग रहा है गले में कुछ अटका हुआ है या आपकी आवाज़ चेंज हो रही है या आप जब खाते हैं तो अजीब सा सेंसेशन होता है, तो वो तो ज़रूर आपके फिजिशियन के पास आपको जाना है। पर जो विजिबली दिखता हो मुंह में, आपके जीभ में, आपके ओरोफेरिंक्स कहते हैं उसको, वो हमारा एरिया आता है। जो भी हम विजुअली देख सकते हैं वी इन्वेस्टिगेट दैट। कभी कभी अगर हमें लगता है कि हमें दिख नहीं रहा है तो हम सीटी भी ऑर्डर करते हैं, सीटी स्कैन्स जो होते हैं वो भी ऑर्डर करते हैं, ताकि हमें और बेटर आइडिया हो कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ है कुछ नहीं है। कभी कभी नर्व्स आपकी मिसफायर करती हैं, तो नर्व प्रॉब्लम में भी आपको जैसे जलन हो सकती है मुंह में, या आपको लगता है कि छाला है पर दिखने में कोई छाला नहीं है, क्योंकि आपकी नर्व वहाँ एबनॉर्मली मिसफायर कर रही है। हाँ, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि ये तो बहुत बार इग्नोर करते हैं कि दुख रहा है तो ठीक है, हो जाएगा, 1-2 दिन में अच्छा रिलीफ लगेगा, लेकिन या वी नीड टू पे अटेंशन ऑन दैट। या ओके डॉक्टर पल्लवी, हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसे बहुत बार देखा है ना कि पेशेंट्स है ना आते हैं और कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हैं, दे डाउट ऑन डॉक्टर्स ऑल्सो। वो आते हैं लेकिन डाउट करते हैं। आई एम श्योर कि आपने भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस फेस किए होंगे आपके थ्रू आउट एक्सपीरियंस में, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमको, वो भी खट्टी मीठी कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट है। आपने जैसे सही बोला, चैलेंजेस, बहुत चैलेंजेस आते हैं और हर पेशेंट के साथ अलग, नॉट चैलेंज पर अलग अप्रोच लेना पड़ता है। सबसे बड़ा चैलेंज है डॉक्टर गूगल। डॉक्टर गूगल को सब पता है, अगर आप उसमें कुछ भी टाइप करेंगे आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा। एंड ज़्यादातर जो पेशेंट्स जब आते हैं मेरे पास, उनको लगता है कि उनको पता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है। एंड देन मेरा चैलेंज यहाँ आता है, तो मुझे साइंटिफिकली समझाना पड़ता है कि ये नहीं है, ये आपको अप्लाई नहीं करता, किसी और पेशेंट में ये अप्लाई कर सकता है। तो गूगल इज़ नॉट रॉन्ग, लाइक ऑन चैट बॉक्स इज़ नॉट रॉन्ग, पर हर पेशेंट का सिनारियो अलग होता है। तो आई थिंक दैट इज़ माई बिगेस्ट चैलेंज, आई एम फाइटिंग विद डॉक्टर गूगल। दूसरा चैलेंज ये है प्री कंसीव्ड माइंडसेट। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार, सब ने ये बहुत यूज़ किया है, ये जैसे टोबैको या पान या सुपारी, उनको कुछ नहीं हुआ तो मुझे कैसे कुछ हो सकता है, या मैं हेल्थी हूँ, मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मेरे पास, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम हेल्थी। नहीं, यू नो, थोड़ा रिसेप्टिवनेस is important. At the same time, there are some patients जो आते हैं, they are convinced उनको मुंह में कैंसर है, पर actually उनको मुंह में कैंसर नहीं है। It is a simple thing, पर क्योंकि वो इतने डरे हुए हैं या उन्होंने इतना रिसर्च किया है ऑनलाइन गूगल में, तो दे कन्विंस पे इट्स नॉट। तो वहाँ पे भी चैलेंज ये है, तो मुझे उनको समझाना पड़ता है नहीं, दिस इज़ नॉट स्कैरी, पर उन्होंने ऑलरेडी ये ठान लिया है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है या ये और तकलीफ देने वाला है, पर नहीं, इट वाज अ सिंपल सॉल्यूशन, दवाई लगा के वो ठीक करना था। ओके, तो ये ऐसे मिथ्स भी घूमते रहते हैं और डॉक्टर की सुननी चाहिए। सही बात है, सही बात है। इट्स गुड टू डू योर रिसर्च, इट्स गुड टू लुक एट गूगल। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, मैं खुद गूगल कितनी चीज़ें करती हूँ, पर गूगल हमेशा सही नहीं होता, एंड गूगल को आपका सिचुएशन नहीं पता। लेकिन आप फर्मली ऐसे कैसे कह सकते हो कि डॉक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम गूगल बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस कि आप इतने वैरायटी ऑफ पेशेंट आज तक हैंडल कर रहे हो, दैट्स वाई यू गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एंड दैट्स वाई इट डिफर्स फ्रॉम गूगल। या क्या फ़र्क होता है? लोगों को वो भी क्लियर होना चाहिए कि गूगल इज़ नॉट अ फाइनल डेस्टिनेशन कि उसको सुनो और फिर फॉलो करो। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है, Google is not wrong. Again, I'm not trying to minimize the importance. Chat engines, ये search engines are very important क्योंकि information is accurate. पर Google को ये नहीं पता कि आप क्या करते हैं लाइफ में, आपका हेल्थ क्या है। इट्स नॉट इंडिविजुअलाइज केयर। उनको ये नहीं पता कि आपका एनवायरनमेंट क्या है या आपके सिम्टम्स क्या है। आप अगर जस्ट ये बोले गूगल को मेरे मुंह में जलन हो रही है, तो वो आपको 10 रीजंस बोल सकते हैं कि इसके वजह से जलन हो रही है। पर गूगल को ये नहीं पता कि आपको डिफिशेंसीज हैं या आपने
आपने कुछ किया या आपने टूथपेस्ट चेंज किया और उसका इंग्रेडिएंट की वजह से आपको एलर्जीज है मुंह में। तो गूगल इज़ राइट टू अ पॉइंट, बट गूगल आपको नहीं जानता, वो आपका डॉक्टर नहीं है। या दिस इज़ अ परफेक्ट आंसर। एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट, गूगल को वो पता नहीं है और डॉक्टर को वो पता है। डॉक्टर पूरा सिचुएशन देखता है, बहुत इंफॉर्मेशन लेके डायग्नोस करते हैं, वर्सेस 2 सेकंड में अगर गूगल आपको डायग्नोसिस दे दे तो मतलब डॉक्टर्स की फिर ज़रूरत ही नहीं है। या और थैंक यू ये आंसर देने के लिए, क्योंकि ये तो बहुत ही अभी कॉमन हो गया है, हर जगह पे पहले जाके गूगल देखते हैं, फिर माइंडसेट बनाते कि नहीं ऐसे ही है, फिर डॉक्टर्स के साथ आर्ग्यू करते हैं कि नहीं आपको नहीं पता है लेकिन तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये क्लियर होना ज़रूरी है। और आपने बहुत ही परफेक्ट आंसर दिया कि एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, और वो डॉक्टर ही जब डायग्नोस करेगा या देखेगा तभी उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, तभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे और मेरे हस्बैंड ने आपको पूछा कि कौन से एज रेंज में पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके, तो उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा के ये भी पूछती हूँ कि एकदम एक्सट्रीम छोटे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है जो भी आपने अभी बताई, मे बी माउथ अल्सर्स या एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद द माउथ। द रियलिटी इज ऑल एज ग्रुप्स हैव देयर ओन कंडीशंस। छोटे बच्चे में भी, न्यूबॉर्न बच्चों में भी प्रॉब्लम हो सकती है और एल्डरली लोगों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेचर ऑफ द प्रॉब्लम चेंज होता है। डेफिनेटली एल्डरली पेशेंट्स में और सीरियस कंडीशंस देखने के चांसेस बढ़ते हैं। हाउएवर अगर किसी को मुंह में छाले हैं एज अ चाइल्ड और वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, वो ग्रो नहीं हो पा रहे क्योंकि मुंह में वो कुछ ले नहीं पा रहे, वो निगल नहीं पा रहे क्योंकि उनके गले में दर्द हो रहा है, तो उससे भी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो सकती है। सो यस, मैं छोटे बच्चे भी देखती हूँ, न्यूबॉर्न बच्चों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड द रियलिटी इज़, पहले हमें लगता था, जैसे कैंसर की बात कर लें, कि 50, 60 एंड ओल्डर लोगों में होती है, बच्चों में भी हो सकती है, यंग इंडिविजुअल्स में भी हो सकती है। सो नेवर टेक योर सिम्टम्स लाइटली। अगर प्रॉब्लम है तो दिखवाएं। जस्ट बिकॉज आप यंग है डजंट मीन आपके मुंह में प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती, आपके शरीर में प्रॉब्लम्स हो नहीं सकती। सो यू हैव टू बी योर ओन एडवोकेट। आई एम सो थैंकफुल कि मैं आपसे बातें कर रही हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ही मैंने कॉमनली देखा है कि बच्चों को क्या हो सकता है, but we need to take care of that also. ये जेनेटिक्स भी हो सकता है, यानी अगर मुझे प्रॉब्लम है कुछ माउथ की रिलेटेड तो मेरे आने वाले जनरेशन को भी वो पास हो सकता है? ग्रेट क्वेश्चन। देयर आर सम कंडीशंस जो जेनेटिकली एसोसिएटेड होते हैं, जो फैमिली में रन करते हैं, बट देयर आर सम कंडीशन फैमिली में रन नहीं करते, आप में पहली बार हुआ है। A lot of conditions casually spread नहीं होता। जैसे अगर किसी को कैंसर हुआ तो छूने से स्प्रेड नहीं होता, सेम प्लेट से खाने से स्प्रेड नहीं होता। बट एट द सेम टाइम कोई कंडीशंस होती हैं, स्पेशली जिनके फैमिली में कोलन कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है, वो देखा जाता है कि फैमिली में रन करता है, बट माउथ कैंसर नॉट रियली। बट छालों को अगेन आफ्टर अल्सर्स कहते हैं या कलोक्वियली कैंकर सोर्स कहते हैं। बताया जाता है कि अगर एक पेरेंट को कैंकर सोर्स हैं, मुंह में छाले हैं, बच्चों को लाइकली होने वाला है, तो वहाँ पे जेनेटिक शायद प्ले करता है, पर हर कंडीशन जेनेटिकली एसोसिएटेड नहीं होती। डॉक्टर पल्लवी, मैं फिर से आपको थोड़ा पीछे लेके जाती हूँ अबाउट दिस कोर्स और इस एजुकेशन के बारे में। जैसे कि आपने पहले डेंटिस्ट्री कंप्लीट की इंडिया में, एंड देन यू कंप्लीटेड योर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी, एंड देन यू बिकम अ पैथोलॉजिस्ट, राइट? तो हमारे आने वाले यूथ को अगर इसमें स्पेशलाइजेशन करना है तो आप थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिएगा कि ये कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, एनीथिंग। आई वुड लव कि हमारे आने वाले यूथ इस प्रोफेशन को लें। फर्स्ट थिंग इज़ पैशन। आपको करना क्या है? आपको लगता अपने 10 साल बाद वेयर डू यू सी योरसेल्फ? आपको लगता है कि आप हेल्थ केयर में जाना चाहते हैं कि नहीं?
टू बी एन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजिस्ट आपको डेंटिस्ट बनना ज़रूरी है. तो अगर आप ऑलरेडी डेंटिस्ट हैं या डेंटिस्ट बनने का चाह रखते हैं, देन वी हैव टू स्टार्ट देयर. उसके बाद बोथ यूएस एंड कनाडा में काफ़ी रेसिडेंसी प्रोग्राम्स हैं जहां आप अप्लाई करेंगे एंड वहाँ आपको ये ट्रेनिंग मिलेगी एंड उसके बाद आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना पड़ता है. ये ट्रेनिंग आपको इंडिया में भी मिल सकती है. इंडिया में भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं एंड इवन अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया. सो इफ़ यू आर इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री आप वहाँ पे भी ट्रेन कर सकते हैं. अच्छा, ओके, दैट्स नाइस. डॉक्टर पल्लवी, फिर से मैं आपको थोड़ा आगे लेके जाती हूँ कि एक बार आपका डायग्नोसिस वो पेशेंट के प्रति हो गया और ऐसे आपको पता चला कि उसको कैंसर है, इट्स नॉट नॉर्मल, तो उसके बाद की प्रोसीजर कैसी रहती है या आप कैसे बताते हो वो पेशेंट को कि उनको कैंसर है? इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई नो, लाइक टू टेल देम. हाउ यू डील विद दिस? आपने करेक्ट वर्ड यूज़ किया. It's the most difficult diagnosis to share with the patient. क्योंकि ये पेशेंट किसी के फैमिली मेम्बर हैं, किसी के पेरेंट हैं, किसी के बच्चे हैं. एंड कैंसर का जो टर्म है, यू ऑलवेज एसोसिएटेड विद समथिंग बैड. अगर आपको बोला जाए अब कैंसर है तो ऑटोमेटिकली यू थिंक ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियो कि ये तो लाइफ ख़त्म हो गई. तो जब मुझे किसी को बोलना होता है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि मुझे पता है वो क्या सोचने वाले हैं. बट एट द सेम टाइम बिकॉज ये मेरा जॉब है, आई वॉन्ट टू हेल्प देम, आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद देम. तो जब मैं बोलती हूँ उनको कि ये डायग्नोसिस नॉर्मल नहीं है, ये कैंसर के तरफ लीड कर रहा है, बट एट द सेम टाइम मैं उनको एजुकेट करती हूँ कि जस्ट बिकॉज आपका डायग्नोसिस ये है डजंट मीन इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड. There's a lot of treatment available. There are a lot of healthcare centers that are very equipped कि आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ दे, आपको जितना जल्दी ठीक कर सकें करें. एंड दैट इज़ व्हाट मैं उनको एजुकेट करती हूँ. मैं उनको ये भी बोलती हूँ आप प्लीज़ गूगल के पास मत जाएं और ये सर्च करें क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ ख़राब ही चीज़ें दिखेंगी. ये याद रखना है कि अगर आप में स्ट्रॉन्ग विल पावर है एंड आपका मेडिकल टीम स्ट्रॉन्ग है, आपका ये डायग्नोसिस को मैनेज कर सकते हैं. इट इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग. हाँ, प्रोसेस लंबा है, शायद सर्जरी करनी पड़ेगी, शायद रेडिएशन करना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली द गोल इज़ आपको बेटर, आपकी हेल्थ बेटर करनी है. सो व्हेन आई टेल द पेशेंट्स, आई एम टेलिंग देम आप आज के बारे में मत सोचें, आप ये सोचें 1 साल बाद आप कितने बेटर होंगे. सो आई ट्राई एंड मेक देम सी फॉरवर्ड वर्सेस थिंक अबाउट हो ये क्या हो गया. बट इट्स डिफ़िकल्ट क्योंकि या तो उनको डर बहुत है एंड नेचुरल बात है, किसी को भी होगा, बट गिविंग देम द राइट इन्फॉर्मेशन एंड बीइंग ऑनेस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी. या तो फिर अगर टीनेजर्स उनको अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर आप उनके क्या पेरेंट्स कैसे होता है वो प्रोसीजर की किसको बताते हैं आप? So there is something called legal age. At below a legal age, पेरेंट का होना ज़रूरी है, कंसेंट उनका चाहिए. तो यस, पूरे फैमिली के साथ डायग्नोसिस होता है. इवन मेरे एल्डरली पेशेंट्स ऑफन टाइम्स वो अपने बच्चों को लेके आते हैं या उनके स्पाउस को लेके आते हैं. एंड आई एग्री, सबको ये जानना चाहिए एटलीस्ट इनिशियली कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम. यस, डायग्नोसिस है, बट अगर फैमिली साथ में आ जाए एंड एवरीबडी वर्क्स टूवर्ड्स दिस एंड आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखें, यू कैन फाइट एनीथिंग. वो ट्रीटेबल है इन अ वे. इट्स नॉट ऑलवेज फेटल कि बस खत्म हो गई जर्नी. इट्स नॉट लाइक दैट ऑलवेज. यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. इट इज़ नॉट ऑलवेज फेटल. यस, लेट स्टेजेस में मुश्किल होती है टू मैनेज द कंडीशन, बट द गोल इज़ निकालो वो कैंसर को आपके बॉडी से, आपकी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करो. बट दैट इज़ ट्रू, इट इज़ नॉट बैड ऑलवेज, इट डजंट एंड बैड, इट कैन बी ओके. मेरे काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको माउथ कैंसर का डायग्नोसिस दिया था and they're doing great. Yes. And so we always have to think optimistically. Yes, yeah. And positive attitude takes you a long ways. अगर आप यही सोचते रहे ये क्यों हुआ मुझे, yes, it's you have a right to ask yourself ये क्यों हुआ. पर अगर आप positively अगर इसको ले आओ कहें नहीं, इसको मैं मैनेज करने वाला हूँ, I'll do everything in my power
एंड माई मेडिकल टीम इज़ विलिंग टू डू इट, क्यों नहीं? आपका अप्रोच, आपका एटीट्यूड मेक्स अ डिफरेंस। अगर एक बार समझ गया कि कैंसर है, तो आगे की प्रोसीजर, डू यू रेफर सम डॉक्टर, कैसे होता है वो? ग्रेट पार्ट, आपका मुंह इज कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, एंड सो यू हैव टू टेक द होल सिचुएशन इनटू अकाउंट कि बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। यहाँ पे अल्बर्टा में हमारा पास कोलैबोरेटिव टीम है, पूरा एक सेटअप है, ENTs सर्जन्स का, ईयर नोज थ्रोट सर्जन्स का एंड सर्जन्स का, हम उनके पास भेजते हैं एंड उनके क्लिनिक्स में पूरा नेटवर्क है। अगर पेशेंट्स को रेडिएशन चाहिए या सपोज़ उनसे खाया नहीं जा रहा तो उनके पास डाइटिशियंस होते हैं ताकि उनका खाना अफेक्ट ना हो। सो येस, द नेक्स्ट पाथ इज़ टू रेफर देम टू द कैंसर टीम एंड फिर देन दे टेक ओवर एंड दे मेक श्योर कि एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल एज बेस्ट एज पॉसिबल। Wow, okay. हम लोग each one of us plays a part in the whole process. Yeah. But it starts with the patient. अगर वो prevent कर पाए ये problems by adopting healthy habits, या अगर मुंह में उनका कोई प्रॉब्लम है या बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, अगर वो ये प्रॉब्लम को जांच करवाएं, then that process starts rolling at that point. Right, yeah. So in this whole network, the patient is very important. उनको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, Right, वो yeah. क्या कर रहे हैं। इस पे मुझे 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये कि जब ऐसे कुछ भयंकर बीमारी के बारे में पता चलता है, ये तो ठीक है, हमारे पास एक प्रोसीजर है टू ट्रीट दैट डिसीज और समथिंग। इसके अलावा डू यू बिलीव कि, जैसे आपने कहा कि ऑप्टिमिस्टिक रहना है, तो डू यू बिलीव कि मेडिटेशन फॉलो करो या योगा फॉलो करो, ऐसे कुछ यू फर्मली बिलीव, या कि नहीं ये एक स्ट्रिक्टली प्रोसीजर है कि वो कुछ सर्जरी करके निकाल देंगे, दैट्स इट, हो गया ऐसे? The answer is both. सर्जन्स को अपना काम करना है, मेडिकल प्रोफेशनल्स को अपना काम करना है, बट पॉजिटिविटी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। वेदर इट इज़ मेडिटेशन या योगा, और इट इज़ पेंटिंग करो या मूवी देख रहे हो या अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ बैठ कर गपशप कर रहे हो, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। आप जो सोचते हो, इट अफेक्ट्स योर हेल्थ ओवरऑल। सो पॉजिटिविटी गोज अ लॉन्ग वेज, एंड इट्स नॉट ओनली आपके मेडिकल डॉक्टर्स ही आपको ठीक करने वाले, आप भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट लोग ज़्यादा जल्दी ठीक होते हैं व्हेन दे हैव अ पॉजिटिव अप्रोच अबाउट दिस। आप ट्रेंड कह लो या मिथ कह लो, इसको जो भी है, मैंने देखा है कि स्पेशली फ्रॉम इंडिया, वो जो पेशेंट्स है और जो रिच है, दे प्रेफर टू गो एंड हैव अ ट्रीटमेंट इन USA। तो आपका अनुभव क्या कहता है कि सच में ऐसे ही होना चाहिए, और बेचारे फिर जो उतने रिच पीपल है नहीं, वेल्दी पीपल है नहीं, तो वो लोग क्या करें फिर उसमें? क्योंकि मैंने देखा है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस एंड ऑल दैट, उनको जब कैंसर होता है या बड़ी बीमारी होती है, दे डायरेक्टली गो टू USA और मे बी कनाडा, आई डोंट नो। वैसे तो आप ऐसे आते हैं क्या इंटरनेशनल पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए आपके यहाँ पे? सो इट गोज बोथ वेज एक्चुअली। ओके। काफ़ी लोग इंडिया में और इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनको लगता है कि यहाँ बेस्ट क्वालिटी ऑफ केयर है, एंड आई विल से क्वालिटी ऑफ केयर इज़ वेरी गुड, क्योंकि यहाँ नॉर्थ अमेरिका में द केयर इज़ रिसर्च ड्रिवन। उसका मतलब ये है कि उनको पता है वो क्यों कर रहे हैं, उसका आउटकम क्या होने वाला है, क्योंकि काफ़ी रिसर्च हुई है ये प्रोसीजर्स। ऑन द सेम नोट, देयर समथिंग कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म, आई डोंट नो आपने ये सुना है? ये क्या है, लोग इंडिया जाते हैं घूमने एंड साथ साथ अपना ट्रीटमेंट वहाँ करवा देते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ चीपर एंड द मेडिकल प्रोसीजर्स आर चीपर एंड फास्टर। मेरे हिसाब से एज लॉन्ग एज आपको कॉन्फिडेंस है आपके मेडिकल टीम में, आप ये प्रोसीजर या ये ट्रीटमेंट कहीं पे भी करवा सकते हैं। इंडिया में, मैं इंडिया की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे जानकारी है, बहुत डॉक्टर्स हैं, बहुत सेंटर्स हैं दैट आर वेरी वेरी गुड। तो ये ज़रूरी नहीं है आपको ट्रैवल करना अक्रॉस द ग्लोब, आप ये ट्रीटमेंट आपके नेबरहुड, आपके टाउन में भी करा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एक्सेस टू केयर, आप कितना ईजिली आपके डॉक्टर्स को रीच कर सकते हैं, आपके पास सपोर्ट सिस्टम है कि नहीं, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू लिव अ लाइफ टू। राइट। आपको चाहिए आपके फैमिली फ्रेंड्स आजू बाजू हों जो आपको सपोर्ट कर सकें इन दिस एंड कीप यू हैप्पी। राइट। ये सच में क्लियर होना ज़रूरी
बताइए, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, जैसे कि इट साउंड्स मे बी फनी, लेकिन आपको सोनाली बेंद्रे एक्ट्रेस पता जी। है? शी हैड अ स्टेज 4 कैंसर और उसने यूएसए में ट्रीटमेंट ली एंड नाउ शी इज़ क्योर्ड। तो अभी वो तो सोनाली बेंद्रे कर सकती है बिकॉज शी इज़ एन एक्ट्रेस, लेकिन हम जैसे जो कॉमन पीपल है वो क्या करे? तो वी आर ब्लेस्ड कि वी आर इन कनाडा, लेकिन जो हमारे बैक होम कंट्री में रिलेटिव्स है, पेरेंट्स है, वो क्या कर सकते हैं? तो आपने मुझे बहुत आपकी ये बात अच्छी लगी कि फेथ इन योर डॉक्टर। Yes. आपकी जो भी टीम है उसमें आपका फेथ होना बहुत ज़रूरी है, कहाँ पे भी रहो आप। जी। मौर्या। मैं आपको मेरा खुद का अनुभव देती हूँ। मेरी मम्मी को खुद हुआ था ब्रेस्ट कैंसर, तो उन्होंने ट्रीटमेंट जहाँ वो थी वहीं करवाई एंड शी लिव्ड 20 more years आफ्टर दैट। Wow. उनकी डेथ हो गई है, पर वो दूसरे कारण के वजह से हुई। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, योर फेथ इन योर टीम, एंड आपको अप्रोप्रिएट डॉक्टर के पास जाना है। अगर सपोज आपको कोई बीमारी हो, आपको उन डॉक्टरों के पास जाना है जिनको उस बीमारी की जानकारी हो। राइट। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो मैच होना चाहिए। या ओके, मुझे लगता है कि मैंने आपको होलिस्टिक क्वेश्चंस पूछे, सब कुछ ही कवर किया है मैंने, एंड आई एम सो ग्लैड आप इतनी बिजी होके भी इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की मेरे चैनल के थ्रू। लेकिन एक फाइनल क्वेश्चन कि बेस्ड ऑन मिथ्स एंड फैक्ट्स, आप क्या फाइनल मैसेज लोगों को देना चाहोगे कि इस पे विश्वास रखो और इस पे विश्वास मत रखो, लाइक दैट? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, बट मैं ये बोलना चाहूँगी मैं आपके व्यूअर्स को, बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर मेडिकल टीम। अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई एडवाइस दी हो, आपके डेंटिस्ट ने आपको कोई एडवाइस दी हो, इवन दो आपको लगे ये एडवाइस आपको अप्लाई नहीं करती, प्लीज़ बी ओपन एंड रिसेप्टिव, क्योंकि मे बी आपको पता नहीं है एंड एवरीबडी वांट्स योर बेस्ट। ये हमारा गोल है एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के। वी वांट आवर पेशेंट्स टू डू वेल, लिव लॉन्ग हेल्थी लाइव्स, डिजीज़ फ्री लाइव्स। सो प्लीज़ आप सुने आपके डॉक्टर्स की बात। एट द सेम टाइम, जैसे न्यूज़ में कभी कभी बातें आती हैं अबाउट टोबैको एंड अल्कोहल, आप कीप द नॉलेज अपडेटेड, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि रिसर्च कहाँ पे है। और लॉट ऑफ टाइम्स ये एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू बताते हैं। सो बी ओपन एंड रिसेप्टिव टू नॉलेज, क्योंकि आज जो हमें लगता है वो ठीक है, 10 साल बाद आफ्टर रिसर्च हैज़ बीन डन शायद हमारा ओपिनियन अलग होगा। दैट्स वाई स्टेइंग अपडेटेड एज अ पेशेंट एंड हैविंग अ हेल्थ केयर टीम जो अपडेटेड है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। And on the same note, thank you so much for inviting me, for feeling कि ये मेरा profession, मेरा knowledge is valuable to your viewers, and so I appreciate this. This is very, I'm honored, I'm deeply honored and grateful कि आप ये message spread कर रहे हैं आपके viewers को, because every life you can save is worth it. वाओ, इससे अच्छा एंड हो नहीं सकता है। बहुत ही अच्छा ग्रेट मैसेज आपने दिया है और मैं ज़्यादा इस पर अब बोलूँगी नहीं, लेकिन सच में दिल से थैंक यू डॉक्टर पल्लवी। आई नो कि डॉक्टर्स दे आर ऑलवेज बिजी, और लेकिन आप सिर्फ अवेयरनेस के लिए आप यहाँ तक आई और हमारे पॉडकास्ट में आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।